Can we have a big round of applause? अमित शाह जी, चुनाव का मौसम आ गया है, सर्दी गई नहीं है, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा हो गई है राजनीतिक कि सवाल सबसे पहला तो यही बनता है कि जब आपको पता है कि 370 सीटें आ रही हैं बीजेपी की और 400 सीटें आ रही हैं एनडीए अलायंस की, तो चुनाव में कोई सस्पेंस नहीं रहेगा? नहीं, देखिए, जहां तक चुनाव के नतीजों का सवाल है, मैं मानता हूं कोई ज्यादा सस्पेंस नहीं बचा है। इवन जिनके सामने हमें चुनाव लड़ना है, वो भी संसद में आश्वस्त दिखते हैं कि इस बार ओपोजिशन में ही बैठना तय है। कोई कंफ्यूजन उनके मन में भी नहीं। परंतु चुनाव का एजेंडा क्या हो, वो मैं मानता हूं कि पहली बार आजाद भारत के पहला चुनाव ऐसा होगा जिसमें भारत को महान राष्ट्र बनाने के एजेंडा पर चुनाव लड़ा जाएगा और पब्लिक मैंडेट भी महान भारत के मुद्दे पर आएगा। मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत, संपूर्ण विकसित भारत का एजेंडा रखा है और ये संकल्प 2047 तक देश की 130 करोड़ की जनता के सामने रखा है कि 2047 तक संपूर्ण विकसित भारत हो और आत्मनिर्भर भारत हो। मैं मानता हूं कि 2047 के पहले ही, मोदी एरा में ही, तीसरी टर्म में ही इसका ज्यादातर काम समाप्त करने के एजेंडा पर इस बार देश की जनता वोट करेगी, इसका मुझे विश्वास है। अमित शाह जी, सवाल कई बार उठता है कि पिछले 10 सालों में एनडीए अलायंस में कई लोग आए और कई लोग चले गए, लेकिन आजकल मोहब्बतें थोड़ी बढ़ रही हैं, परिवार भी बढ़ रहा है। ये परिवार जो बढ़ रहा है, ये जो प्यार बाकी पार्टियों के साथ हो रहा है, ये चुनाव तक सीमित है या एक लंबे रिलेशनशिप की घोषणा है, चाहे वो नीतीश कुमार जी के साथ हो, चाहे वो जयंत चौधरी जी के साथ हो? देखिए नाविका जी, देश में एक प्रकार से आइडियल स्थिति तो है कि आइडियोलॉजी के बेस पर सभी पार्टियां अपना पॉलिटिकल निर्णय करें, मगर ऐसा हो नहीं पाता है। भारतीय जनता पार्टी अपनी आइडियोलॉजी, अपने एजेंडा और अपने प्रोग्राम के साथ अपनी जगह पे स्थिर खड़ी है। कई साथी आते हैं, कई साथी चले जाते हैं। जाने में दो प्रकार की चीजें होती है, कई बार घटनाओं के कारण जाना पड़ता है, कई बार पर्टिकुलर स्टेट की पॉलिटिकल इक्वेशन के कारण वो जाते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी ने किसी को कभी एनडीए से नहीं निकाला है। हमेशा हमने गठबंधन का धर्म निभाया है। कई ऐसी जगह हैं जहां पर हम बड़े दल बनकर भी चुनकर आए, परंतु छोटे दल को हमने मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया। कई ऐसी जगह हैं जहां हमें पूर्ण बहुमत मिला, फिर भी हमने साथियों को सरकार में महत्वपूर्ण स्थान दिया और हर बात में साथ में रखने का प्रयास किया। मैं मानता हूं कि हम फैमिली प्लानिंग में जरूर मानते हैं, मगर पॉलिटिक्स में फैमिली प्लानिंग में नहीं मानते। कुनबा बड़ा हो, ये हमारा हमेशा का प्रयास है और हम इनका स्वागत भी करते हैं। 2 सवाल उठते हैं राजनीति से प्रेरित। एक, व्हाइट पेपर जो यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में लाया गया है, और मैं पूछना चाहती हूं क्या ये राजनीति से प्रेरित है कि चुनाव से पहले शायद विपक्ष की गलतियां गिनानी जरूरी है? देखिए नाविका जी, अगर ये व्हाइट पेपर हम 2014 में लाए होते तो आप जरूर ये आरोप हम पर कर सकती थी, क्योंकि 2014 में अब बताने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देश वो संकट से बाहर आ गया है। 2014 में देश गहरे संकट में था, आर्थिक संकट में था, पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी, बैंकों की बैलेंस शीट एनपीए के कारण बनने की स्थिति में नहीं थी, इसको छिपाना पड़ता था, राजस्व का घाटा भी छिपाना पड़ता था, मेकअप करना पड़ता था बजट के अंदर चिदंबरम साहब को। इस प्रकार की व्यवस्थाएं थी।
निर्यात लगभग ऊंधे ग्राफ से ही औंधे मुंह गिर रहा था। हर प्रकार से देश में इन्वेस्टमेंट नहीं आता। सब लोग मानते थे कि भारत की स्टोरी अब समाप्त हो चुकी। उस वक्त अगर हम पॉलिटिक्स करना चाहते थे, इन्होंने क्या किया ये बताना इसका आइडियल टाइम था। मगर उस वक्त बताते तो क्या होता, पूरे विश्व में भारत के अर्थतंत्र के लिए एक अलग इमेज बनती, भारत की जनता में निराशा और व्याप्त होती। हमने उस वक्त नहीं बताया। 10 साल कड़ी मेहनत की, पॉलिसी ड्रिवन स्टेट बनाने का काम किया, पॉलिसी पैरालिसिस स्टेट में से पॉलिसी ड्रिवन स्टेट बनाए। सैकड़ों पॉलिसियों को, एजुकेशन से लेकर डिफेंस से लेकर इंटरनल सिक्योरिटी से लेकर इंडस्ट्री तक और इन्वेस्टमेंट तक, हर क्षेत्र में पॉलिसी बनाई गई। कई नए क्षेत्र हमारे यहां उजागर हुए और भारत की इकोनॉमी 11वें नंबर से, दुनिया के 11वें नंबर का अर्थतंत्र मनमोहन सिंह जी छोड़कर गए थे, मोदी जी ने उसको 5वें नंबर पर बनाया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम दुनिया की 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था अगले 5 साल में बनने जा रहा है। ये व्हाइट पेपर लाना इसलिए जरूरी है, ये राजनीति नहीं है। अगर कोई पार्टी निष्ठा से, पॉलिटिक्स से ऊपर रहकर देश के हितों को अपनी पार्टी और अपने खुद के हितों से ऊपर रखकर काम करता है, तो परिवर्तन किस तरह से किया जा सकता है, ये इसका दस्तावेज है। और इससे देश की जनता का एक सामूहिक आत्मविश्वास जनरेट होता है कि हम बड़े बन सकते हैं, हम बड़े बनने के कगार पर हैं और हमें बड़ा बनना है। ये आत्मविश्वास जनरेट करने के लिए व्हाइट पेपर है। मगर जिनका चश्मा ही विरोध का है, उसको सब पीला दिखाई पड़ेगा। इसमें मुझे कोई कमेंट नहीं। कांग्रेस के पेट में क्या दुख रहा है? ये दुख रहा है कि व्हाइट पेपर से उनके घोटाले उजागर हुए हैं और व्हाइट पेपर से स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस और भ्रष्टाचार दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। और मैं सोनिया लेड कांग्रेस की बात नहीं करता। सबसे पहला जीप घोटाले से देश में घोटाले की शुरुआत हुई 1948 में हुई, फिर खजाना घोटाला 51 में हुआ, उसके बाद साइकिल आयात घोटाला भी 51 में हुआ, इसके बाद बोफोर्स, नगरवाला, मारुति, HWL, आदर्श सोसाइटी, भोपाल गैस, लुइस बर्जर, तेलगी, तेल माफिया, ढेर सारे घोटालों की सीरीज है। सिर्फ यूपीए 1 और यूपीए 2 में 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले कर जनता के अंदर एक भयंकर निराशा का माहौल बनाया था। आज 10 साल में हमारे विरोधी भी हम पर 1 पैसे के घोटाले का आरोप नहीं कर सकते। इस प्रकार का शासन, और ये व्हाइट पेपर आने वाले दिनों में विशेषकर युवा में एक आत्मविश्वास का सर्जन करेगा कि भारत की स्टोरी आने वाले दिनों में दुनिया में सबसे प्राइम स्टोरी बनने वाली। विपक्ष ने एक और बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है कास्ट सेंसस का, और उसको लेकर प्रधानमंत्री पर एक व्यक्तिगत आरोप भी लगाया है कि ये कहा है कि ओबीसी स्टेटस प्रधानमंत्री का जन्म से था ही नहीं। ये राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया है कुछ 2 दिन पहले। देखिए, राहुल गांधी जी की एक पॉलिसी है, झूठ बोलो, सार्वजनिक रूप से बोलो और बार बार बोलो। ये उनका एक पॉलिसी है। जहां तक मोदी जी की जाति का सवाल है, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि नरेंद्र मोदी जैसे महान नेता की जाति पर कोई चर्चा कर रहा है। उनको जाति क्या है, ब्लॉक क्या है वो ही मालूम नहीं। मोदी जी ने कहा कि मैं ओबीसी हूं। ओबीसी ब्लॉक होता है, जाति नहीं होता है। राहुल जी को शायद इनके टीचरों ने समझाया नहीं है। और जहां तक जाति का सवाल निकाला है, तो मैं आज देश के सामने स्पष्टता करना चाहता हूं। बड़े भारी मन से मैं स्पष्टता कर रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री, इतने यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया जिसको लीडर मानती है, वो लीडर की जाति के लिए सवाल उठाए जा रहे हैं। मगर डेमोक्रेसी है, हमें जवाब देना चाहिए। मोदी जी की जाति गुजरात में 1994 की 25 जुलाई को ओबीसी में लिस्ट की गई। मैं फिर से डेट कहना चाहता हूं, 25 जुलाई 1994। और उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे श्री छबिलदास मेहता और पार्टी इन पावर थी कांग्रेस पार्टी। और मोदी जी एक भी चुनाव तब तक नहीं लड़े थे, संगठन का काम करते थे, जाति का सवाल ही नहीं आता था। और दूसरा,
उसको ऑल इंडिया लिस्ट में, पहले तो स्टेट का अधिकार है, तो स्टेट ने 94 में कांग्रेस के शासन 94 में ही कांग्रेस ने दरखास्त भारत सरकार को भेजी, जिसको भारत सरकार ने 2000 में लिस्ट कर दिया। मोदी जी तब भी कुछ नहीं थे, न एमपी थे, न एमएलए थे, न सरपंच थे। और मोदी जी 2001 में मुख्यमंत्री बने। इन लोगों को तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर विवाद खड़ा करना, यही इनका धर्म है। मगर जब इन्होंने इतना विवाद किया है, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी के लिए क्या किया? काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट कितने सालों तक पड़ी रही? कुछ नहीं किया। इसके बाद में मंडल कमीशन की रिपोर्ट कितने सालों तक पड़ी रही? कुछ नहीं किया। जब तक कांग्रेस नहीं गई, ये नहीं आई। इसके बाद ओबीसी को संवैधानिक मान्यता देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ओबीसी कमीशन बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। सेंट्रल्स के जितने भी एग्जामिनेशन है, इस सब में ओबीसी का रिजर्वेशन करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। कांग्रेस हमेशा ओबीसी विरोधी पार्टी रही और उनको लगता है ऐसे झूठ बोलकर हम ओबीसी की सिंपैथी प्राप्त कर लेंगे। और मोदी जी ने ठीक ही कहा है कि ये कुछ सेक्रेटरीज गिनते जो उनके समय में भर्ती हुए हैं। उनको मालूम नहीं है कि भारत सरकार का जो सेक्रेटरी होता है वो किस साल में भर्ती होता है, वो उनके समय में हुए। खैर वो छोड़ दो, मगर देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है वो नहीं दिखाई पड़ता है, और सेक्रेटरी कितने पूछते हैं। मुझे मालूम नहीं पड़ता है इनको क्या हो गया है। और जो कोई कागज पकड़ा रहा है उस देश की, उसको देखने की, एनालिसिस की बीच में व्यवस्था करे, सीधा पढ़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कई लोग पकड़ा देते हैं। पहले यही पूछूंगी कि अब की बार 400 पार का जो नारा है, और इतना अगर कॉन्फिडेंस है तो चुनाव जरूरी है? पैसे बचाकर देश में डेवलपमेंट कर सकते हैं? एक चुनाव बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति को लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, मगर लोकतंत्र में लोग ही तय करने चाहिए कि आप अच्छा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और बड़ी विनम्रता के साथ लोगों के सामने। हाँ, हमारी बात हम पूरे आत्मविश्वास से रखेंगे। आत्मविश्वास और अहंकार में कांग्रेस को भेद मालूम नहीं है। ये कहते हैं अहंकार है, अहंकार, ये अहंकार नहीं है। आत्मविश्वास है कि 10 साल में हमने देश को आगे बढ़ाया है, और आने वाले 10 साल के अंदर हम देश को दुनिया के सबसे ऊपर की जगह पर बिठाने का काम करेंगे, और वो मोदी जी का नेतृत्व ही कर सकता है। और हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का जो आत्मविश्वास है, इसका प्रतिघोष मोदी जी ने संसद में किया है कि 370 हटाई है, 370 सीटें जनता से मांगी है, और एनडीए की 400 सीटें। मुझे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, इसका समर्थक और देश की जनता हमें बड़ा मैंडेट देगी। आपका बहुत तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। आप आए और हमारे इस पूरे ऑडियंस के साथ आपने हर बात का जवाब दिया और अपने विचार रखे। बहुत बहुत धन्यवाद।